हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज हम एक बहुत अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। G7 जहां पर नरेंद्र मोदी जी गए, कई लोगों ने कहा मेलोनी जी से मिलने गए, कई लोगों का मानना है कि वर्ल्ड ब्लॉक आपका दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का एक ब्लॉक है G7, वो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, जो शायद कुछ हद तक सही भी है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अब आपको ये पूरा का पूरा सेशन क्यों देखना चाहिए अगले 15-20 मिनट तक? अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर्स ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर कैसे कब्जा किया ओवर द इयर्स, और इंडिया, चाइना, रशिया, हम सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे कैसे इनकी पावर्स को आपका ग्रेजुअली रिड्यूस करने की कोशिश की है। और G7 आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस अगर आप जनरली अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। मेरा नाम है पंकज शर्मा, मैं हूं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के अंदर कार्यरत। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसके अंदर जो भी चीजें आपको समझ आई, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू गाइज टू कमेंट बिलो कि आपको ये क्लास कैसा लगा। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पंकज शर्मा, फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं जीके ट्रेनर आप लोगों का, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एट G7, bridging the global north and global south. Now what is global north, what is global south? All of us will understand this thing now. देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, हम लोगों ने देखा कि हमने अगर सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, सो वी माइट हैव सीन कि मोदी जी पहुंचे, मेलोनी जी से मिले, एंड in fact Meloni ji was saying that we are the most famous couple on Instagram. और ये बहुत ही बड़ी एक न्यूज बन के लोगों के सामने आई। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपका कीन इंटरेस्ट लेकर आ सकता है टुवर्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज G7 और ग्रुप ऑफ 7। अब ये G7 है क्या, इसको एक बार हम अच्छे से समझते हैं। आप ऐसा समझिए बच्चों कि दुनिया के अंदर अमीर देश जो थे आपके, कुछ और देश भी अमीर होना स्टार्ट हो गए इनके अलावा। जैसे अगर हम G6 नेशंस की बात करें तो इसमें पूरी दुनिया में अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको एक कंट्री का नाम मैं बताता हूं, जिस कंट्री का नाम है बच्चों क्या, USA। द नेम ऑफ द कंट्री इज USA। अब 6 कंट्रीज अगर मैं ध्यान से देखूं, पूरी दुनिया में यूएसए एक ऐसा देश है, कहीं पर भी अगर लड़ाई हो रही होगी तो वहां पे यू विल सी वन थिंग कि यूएसए वहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा। यूएसए क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्टर है बहुत ही बड़ा दुनिया का। एक ऐसी चीज जो आप सब लोगों ने, मैंने भी, हम लोगों ने कभी ना कभी यूज किया होगा, फूड चेन्स ऑफ यूएसए। अगर हम मैकडी की बात करें, बर्गर किंग की बात करें, पिज्जा हट की बात करें, डोमिनोज की बात करें, ये सारे ब्रांड्स कहां के आपके, दे ऑल बिलोंग टू वन कंट्री दैट इज कॉल्ड यूएसए। इसका मतलब ये है यूएसए ने अपनी फूड चेन्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम किया। फूड चेन्स का असली बेताज बादशाह ये लोग बने। इन्होंने एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग करी, बोइंग विमान बनाए, एंड टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स इन्होंने बनाए, गूगल, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी की सारी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स आपके कहां से निकलते हैं, यूएसए से। हमें क्या समझ आ रहा है कि अच्छा, इन सब देशों ने, जो अमीर देश हैं, ये ऑलरेडी आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने देखा था कि कुछ कंट्रीज आगे बढ़ गई, उन कंट्रीज का नाम था ओपेक नेशंस। ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जो 1960 में बना। पहले हेडक्वार्टर बगदाद में था, अभी वियना के अंदर है। तो यूएसए आता है, यूएसए के साथ पूरी दुनिया पे कब्जा करने वाला, पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाने वाला कंट्री यहां पर आता है। दैट कंट्री इज नोन एज यूके। अपने आप को ऑटोमोबाइल सेक्टर और फाइनेंस हब बनाया यूके ने, ऑटोमोबाइल्स में बहुत आगे निकल गए। फिर हम लोगों ने देखा एक कंट्री और आती है जिसने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ने स्टार्ट कर दिए। इवन 2021 में रशिया को पछाड़ के इंडिया का सबसे बड़ा आपका डिफेंस इंपोर्टर फॉर इंडिया कौन बना, आपका फ्रांस, क्योंकि इन्होंने डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से करी, डिफेंस एक्सपोर्टर बन गए। भारत ने इनसे रफाइल जेट खरीदा। फिर अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो जर्मनी इज नॉट लेस देन एनीवन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, सारी की सारी गाड़ियां कहां से बिलोंग करती हैं बेटा? आपकी जर्मनी से। ऑल दीज कार बिलोंग टू ओनली वन कंट्री, दैट इज नोन एज जर्मनी। एंड उसके बाद केमिकल्स यहां पर है, तो कैन वी से वन थिंग की कार्स एंड केमिकल्स में इन्होंने ग्रो किया। अलॉन्ग विद इट वी हैव अ इटली। इटली, गुची, वर्साचे, पराडा, ये सारे ब्रांड कहां के? आपके इटली के। तो कैन वी से लग्जरी का दूसरा नाम इटली। एंड टेक्नोलॉजिकल जाइंट दुनिया का सबसे बड़ा कौन है बेटा? आपका जापान। उनमें से एक कंट्री होगा आपका। सो व्हाट वी हैव नोटिस्ड हियर इज दैट कि 6 देश हैं आपके 1975 में, दे ऑल केम टुगेदर, सबके सब साथ आते हैं और सब लोगों ने आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों यहां पर बनाई, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ G6। आई होप आप सबको ये बात समझ आई होगी कि ओके, ओपेक बना यानी कि ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बनी, और कुछ देशों ने यह सोचा कि कहीं हमें बड़ा कंपटीशन ना मिल जाए तो वी विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरी दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ जीडीपी कंट्रोल करेंगे। अब G6 में 1976 के अंदर एक और कंट्री ऐड हो गई। इस देश को बच्चों हम कहते हैं कनाडा। कनाडा इज ऑल्सो एडेड हियर। अब कनाडा ने अपने आप को हब बनाया किसका? एजुकेशन का। तो हमें यहां तक समझ आता है कि अच्छा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि G7 बना कैसे? ऑयल क्राइसिस के बाद सब लोगों ने मिलकर, सब लोगों ने इनफैक्ट 7 देशों ने मिलकर अपना एक आपका पावरफुल लोगों का कार्टेल बनाया ओपेक कार्टेल से बचने के लिए। और इस कार्टेल ने क्या काम करना शुरू किया? आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि सब जगह पे छा चुके हैं, 7 भाई हैं और सातों के साथ तबाही हैं। इसके बाद हम G8 अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, देखिए यहां पर एडवांस डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, कैन आई से वन थिंग कि ये सारे के सारे देश जो है, यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह भी तो हैं। अब ये है ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि अगर हम इन देशों को देखें, हम ग्लोब के अंदर देखें, तो वी विल फाइंड दीज कंट्रीज इन द फर्स्ट हाफ और इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड। और हम लोग कहां पर हैं? 1976 में ये बना। अब मजाक मत बनाना कोई। इंडिया ने भी 1985 में हम लोगों ने भी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। हमने क्या बनाया बच्चों? हमने बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, आपका ये सारी की सारी कंट्रीज आपकी आ रही हैं। बट कैन वी से वन थिंग कि क्या हम दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं? और इवन क्या हमारी आपस में भी बन पाती है? द आंसर इज बिग नो। तो 1970 हम जब ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे ना, तो आप इसको क्रोनोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हो कि अच्छा 1960 में ऑयल वाले लोग आ गए और G7 वाले यानी कि मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज दुनिया की आ गई आपकी कौन से ईयर में? 1975 के अंदर। और 1985 में बच्चों क्या आ गया? आपका सार्क यहां पे आ चुका है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। एक होता है सार्क, एक होता है सार्क लॉ। सार्क लॉ का हेडक्वार्टर कहां पर है? सार्क का हेडक्वार्टर सबको पता होता है। यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि सार्क लॉ का हेडक्वार्टर कहां पे है। ठीक है, चलिए हमें समझ आया कि अच्छा ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ही तो है। ये सारे के सारे अमीर देश हैं। तो ये अब सारे के सारे देश, ये देखो मैंने जो आपको बताया अभी अभी कि ये क्या क्या काम करते हैं। ओपेक आपका बना था। ओपेक का काम था कि पूरी दुनिया का ऑयल कार्टेल हम लोग बनाते हैं, और इस ऑयल कार्टेल के थ्रू हम लोग आपका ऑयल, जो शेल ऑयल है आपका, जिसको स्वीट क्रूड भी हम बोलते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम सब देश एक साथ रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है, कुछ देशों ने सोचा कि ऑयल अकेले डील करने से अच्छा है एक कार्टेल बनाओ, एक ग्रुप बनाओ कि जिसको भी तेल खरीदना है हमसे तेल खरीद ले, प्राइस हम लोग फिक्स रखेंगे, प्रोडक्शन हम अपने हिसाब से अप डाउन करते रहेंगे। और इसमें से अभी अभी एक न्यूज ये है कि इसके अंदर से एक मेजर कंट्री आपका बाहर हो चुका है। उसका नाम क्या है बेटा आपका? दैट कंट्री इज नोन एज UAE। द नेम ऑफ द कंट्री इज संयुक्त अरब अमीरात इन हिंदी, एंड इन इंग्लिश इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर ओपेक प्लस भी बना ग्रेजुअली आपका। अच्छा, यूएई ने एग्जिट ले लिया, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। अगर हम बात करें यहां पर कि अच्छा, ये वाला स्लाइड मैंने अभी अभी आपको शो किया था, यहां पर देखिए इंडिया और G7, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं
ध्यान से अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचें कि अच्छा ये लोग भारत को बार बार क्यों बुलाते हैं, क्योंकि भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर मिडिल क्लास का हब है। एंड इफ यू वांटेड टू ग्रो, आप देखोगे यूएसए जो है, यहां के जितने भी फूड ब्रांड्स हैं, आप किसी भी छोटे से छोटे शहर में बैठे होंगे तो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि आपके आसपास अमेरिकन चीजें जरूर बिक रही होंगी। इवन आप किसी गांव में भी हैं तो वहां तक भी पेप्सी, कोको कोला, सारी कंपनियां आपकी पहुंच चुकी हैं। आप थोड़े से अमीर हुए तो गुच्ची, वर्साचे, प्राडा आपके पास नहीं तो किसी ना किसी और देश के पास होगा। यूके की गाड़ियां, यूके का फाइनेंशियल हब बनना, फ्रांस, अगर आपने कभी भी इंडिगो एयरप्लेन में ट्रेवल किया है तो आप इसके थ्रू गए हो। हम क्या देख रहे हैं, क्या भारत इन G7 इकोनॉमीज के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट होगा या नहीं होगा? और इसीलिए हर बार बुलाया जाता है कि आइए आइए भाई साहब बैठिए, हर बार बुलाया जाता है। इवन लास्ट ईयर कनाडा के अंदर जो समिट हुई, लास्ट ईयर मीटिंग हुई कहां पर आपकी? कनाडा, जिसके साथ भारत का उस समय पे अच्छा संबंध नहीं था, कनाडा ने भी भारत को इनवाइट किया। कनेस्किस के अंदर वो समिट हुई थी आपकी, इस बार फ्रांस में समिट हुई। और इंडिया, अब आपसे कोई पूछे G7 और इंडिया का रिश्ता क्या है, कैन वी से कि इंडिया इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर दिस डेवलप्ड वर्ल्ड, कि हम लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन सारी कंट्रीज के लिए अपनी चीजों को बेचने के लिए। और ये बेचने की बजाय अब किस तरफ ध्यान देते हैं, अब बनाते हैं जेवी, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। आप लोगों ने सुना होगा, मारुति सुजुकी का नाम सुना है? मारुति भारतीय कंपनी है, सुजुकी आपकी जापानीज कंपनी है, दोनों का टाई अप है आपस में। मारुति उसका बक्सा बनाती है, सुजुकी इंजन बेचता है आपका। भारतीय एक्सा सन लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा, भारतीय इंडिया की, एक्सा आपकी बाहर की कंपनी होगी। अब स्टारबक्स को आपका खरीद लिया इंडिया में टाटा ने। तो अब क्या चलता है आपका, पहले क्या होता था प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, अब चलते हैं जॉइंट वेंचर्स, यानी कि अब भारत के अंदर बहुत ही अच्छे से, भारत इज अ इकोनॉमी फॉर दीज, मतलब इंडिया इज अ मार्केट प्लेस फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल। अब ध्यान से देखो यहां पे, इसके अंदर जो है G7 की अगर हम लोग बात करें तो G7 में बच्चों एक कंट्री और ऐड की गई जिसका नाम था रशिया। रशिया को कहा गया कि तुम भी अच्छे मित्र हो हमारे, तुम भी अमीर देश हो, तो तुम भी आ जाओ। रशिया ने बोला कि यस हम आ जाएंगे। अब रशिया की इसमें एंट्री तो हो गई, आप ध्यान से समझो, रशिया का एंट्री हुआ और G7 बन गया G8। और फिर रशिया ने एक दिन, रशिया की समस्या क्या है, रशिया भी सामान बेचना चाहता है दुनिया को, हथियार के अलावा और भी चीजें बेचना चाहता है, बट किसको बेचेगा? ज्योग्राफिकली आप रशिया को देखोगे, बड़ा तो सबसे बड़ा है, बट बड़ा हुआ तो पेड़ खजूर पंथी तक को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। तो वही कहानी हुई है आपके रशिया के साथ। ऊपर की तरफ जाओ तो आर्कटिक सर्कल, इधर जाओ तो अमेरिका, नीचे जाओ चाइना, जिसको सामान बेचना है खरीदना नहीं है, इधर यूरोप है। तो कहीं सामान बेचने के लिए जगह नहीं थी, इनको निकलना था ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन से रेड सी की तरफ। और इसीलिए इन्होंने क्रीमिया पे कब्जा किया। और जब आप किसी पे अनप्रोवोक्ड अटैक करोगे, जब आप किसी पे अनप्रोवोक्ड अटैक करोगे तो इसका क्या मतलब होगा? अब आपको कहा गया कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, लेट अस गो बैक टू आवर ओरिजिनल थिंग, G8 माइनस रशिया विल बिकम G7। अच्छा, अब रशिया को तो बाहर कर दिया, क्या ईरान पे हमला करने के लिए किसी ने यूएसए को बाहर किया? कमेंट सेक्शन में बताना है किसी ने बात भी किया इस बारे में। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि वर्ल्ड इज फिल्ड विद द बायसेस, और इसका सबसे बड़ा बायस हमें यहां पे नजर आता है। फिर ये जितनी भी कंट्रीज है ना बेटा, इन लोगों ने एक और काम किया, इन कंट्रीज ने एक काम और किया। अब ध्यान से देखो यहां पर, इन कंट्रीज ने बनाया एक फाइनेंशियल वॉच डॉग। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल वॉच डॉग? एक ऐसा वॉच डॉग, एक ऐसा रखवाला कि दुनिया में अगर कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई या टेरर फाइनेंसिंग हुई, मतलब कोई भी देश अगर अपनी ब्लैक मनी को वाइट करता है या टेररिस्ट लोगों को पैसा देता है, तो उसका ध्यान रखने के लिए 1989 में बच्चों एक संस्था बना के तैयार की गई, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन शॉर्ट इट इज FATF। 1989 में बना। अब इसका स्ट्रक्चर आप समझिए FATF का। FATF क्या है बेटा? एक ऐसी संस्था जिसका प्रॉपर काम एक रहेगा बच्चों आपका
कि इन्हें कंट्रोल करने की, दुनिया में कोई ब्लैक मनी की तरफ आपका मूव ना कर जाए, 1989 में बने। और अगर कोई भी ऐसी कंट्री होती है जो इसमें संलिप्त पाई जाती है तो उसको डाल दिया जाता है फिर आपका दो लिस्ट के अंदर, दो लिस्टों में डाल दिया जाता है। एक होती है आपका ग्रे लिस्ट, एक होती है क्या आपकी ब्लैक लिस्ट। मतलब कि ग्रे लिस्ट का मतलब यह है आपका रूल तो बन गया देश में, बट रूल्स आपके एप्लीकेबल नहीं हो पाए हैं। मतलब यह हुआ कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे जो है हर शहर में रूल है कि आपको रेड लाइट पे रुकना है, बट कई जगह पे फॉलो होता है, कई जगह पे नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप चंडीगढ़ में जाओगे तो वहां पे हरियाणा पंजाब का क्राउड है, स्टिल वो लोग इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। बट अगर आप और जगह पे आ जाओगे, जैसे अगर आप राजस्थान की ज्यादातर शहरों को देखोगे, वहां पे ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं होते। तो जहां पे रूल है और फॉलो नहीं हुआ है उन कंट्रीज को मिलता है ग्रे लिस्ट। जैसे हमारा एक पड़ोसी देश है बच्चों जिसका नाम है पाकिस्तान, 2024 तक ये भी ग्रे लिस्ट के अंदर होता था। हमारा एक और पड़ोसी है नेपाल जो इसके अंदर है। हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएई, वो भी इस लिस्ट के अंदर था। इंडिया इसमें नहीं है। इंडिया अच्छे से फॉलो करता है रूल, और इंडिया में तो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके पास लोकल कोर्ट का लाइसेंस है। फिर आती है बच्चों ब्लैक लिस्ट, मतलब सरकार ही चोर है। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें देश आएगा बच्चों आपका ईरान, जो यूएसए के प्रोपेगेंडा की वजह से है। फिर जो अपने ही लोगों को मारती है यहाँ की आर्मी, म्यांमार, ईरान, म्यांमार। और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा पगला कौन? उसका नाम क्या है बच्चों? नॉर्थ कोरिया। दैट कंट्री इज नोन एज नॉर्थ कोरिया। क्या हमें ये चीज अच्छे से अब समझ में आ चुकी है कि अच्छा एक क्रोनोलॉजी अगर हम सेट करें अपने दिमाग में कि ओपेक बना, ओपेक बनने के बाद क्या हुआ कि बड़े देशों ने सोचा अब क्या किया जाए, दे फॉर्म्ड G6। G6 के बाद अगला कौन सा बना? G7। G7 के बाद क्या बना आपका? G7 को लगा कि हमारा जो पैसा है वो वेस्ट ना हो जाए, और पूरी दुनिया में ये ध्यान रखना कि कहीं लोग टेररिस्ट की मदद तो नहीं कर रहे, या फिर कहीं पे कोई व्यक्ति ब्लैक को व्हाइट में तो नहीं कन्वर्ट कर रहा है। उसके लिए बनाया गया FATF। FATF का फंक्शन क्या है? लोगों को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में आपका इंट्रोड्यूस कर देना। ठीक है, अब तो इमर्जिंग G2 भी बना, जो कि मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा। अच्छा, इंडिया की बात अगर हम करें, इंडिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया की ग्लोबल स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो हम चाइना लेड इनिशिएटिव, जिसका नाम है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वी आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स बच्चों। अलोंग विद इट, इसके साथ साथ आपका G20 एक्सपेंडेड वर्जन, और पूरी दुनिया का ट्रेड जो है मेजरली G20 के अंदर आपका होता है। तो G20 में वैसे 21 एंटाइटीज हैं, 19 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, और साथ में अफ्रीकन यूनियन भी है जो भारत ने 2023 में ऐड कराया। हम ग्लोबल साउथ को एडवोकेट करते हैं, और मैंने आपको बताया इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, बट इंडिया इज एक्टिवली इनवाइटेड एट G7। बताइए, क्या हम सबको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं? G20 का क्या काम होता है, G7 का क्या काम होता है, ब्रिक्स, SCO समिट, AI समिट। वाई वी आर डूइंग दिस? क्योंकि अगर आप क्लैट के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज जरूर याद रखनी है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग बाय हार्ट। क्या चीज आप याद रखोगे? कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हर साल सवाल पूछा गया। पिछली बार SCO का सवाल आया था, उससे पहले ब्रिक्स आया था, इस बार ओपेक से एग्जिट लिया है किसने? यूएई ने। सो देयर आर ब्राइट चांसेस कि इससे सवाल आ सकता है। G7 में मोदी जी गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट समिट रही, इसके बारे में भी सवाल आ सकता है। G20 जो 2023 में भारत में हुआ, इस बार अफ्रीका में हुआ, पहली बार जिसमें कोई भी नहीं गया, इससे सवाल आ सकता है। और दुनिया का फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, दो चीजों को रोकने के लिए जो बना FATF, इससे भी सवाल हमारे पास आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप कौन सी वीडियो चाहते हैं प्लीज डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। मेरा नाम है पंकज शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ नाइस डे।